गुड आफ्टरनून एवरीवन अगेन। आज डेट थर्ड में है एंड वी आर इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम फोर्थ लेक्चर में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन करके कूलम्स लॉ को खत्म करेंगे और होमवर्क से लेंगे। आज से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज हमारा पहला यूनिट चैप्टर का पहला पार्ट एक तरीके से कह सकते हैं खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या बात किया था? लास्ट क्लास में हमने बात किया था कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या था कि Q1 इन और Q2 दो चार्जेस मेरे पास है। मेरे पास कुल मिला के दो चार्जेस हैं और मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे रखा गया है। तो दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यही हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में। इसके बाद हमने पढ़ा कि इन वैक्यूम में अगर आप फोर्स को देखते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती थी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट, जो भी यूनिट है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने देखा था कि कितना आता था, 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है? ये हमारा पूरा का पूरा यूनिट था। ठीक है, दीक्षा इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ये क्वेश्चन थोड़ा बार रैंडम है कि कहाँ फोर्स मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे हम लोग, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि किसी जगह पे फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात मीडियम की करते हैं, अगर मीडियम की बात करते हैं तो इन मीडियम फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1/Q2 का होल स्क्वायर। ये एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी इन द गिवन मीडियम होता है। ठीक है, एक नया टर्म भी आता है एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग और के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं हम लोग। देखिएगा, इसको के, ये के अलग है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो कांस्टेंट कहते हैं वो के अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं इसकी तो ये होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसका फायदा हमें तुरंत मिलेगा। जब हम फोर्स इन मीडियम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहीं से हमारा एक और फॉर्मूला बनता है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। लाइक चार्जेस रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। इतना ही लॉजिक हमने पढ़ा है अभी तक। लेट्स यूज दिस लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। ये लिखना नहीं है, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन, रीड करो क्वेश्चन को, साफ साफ रीड करो। 2-3 बार पढ़ोगे, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा।
अनिमेश बिल्कुल सही है। रोशन, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहते हैं। मैंने बोला था एप्सिलन आर को ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ट्राई करें। रोशन गलत है, रोशन गलत है। टिल येट आई हैव गॉट ओनली वन करेक्ट आंसर फ्रॉम अनिमेश। बहुत सिंपल सवाल है, अभी अभी पढ़ा है। हाँ रोशन, अब ठीक है। वही मुझे भी लग रहा था, जल्दबाजी कर रहे हो सिर्फ। आर्यन ठीक है, चलो बढ़िया। आर्यन, अनिमेश, रोशन गॉट थ्री करेक्ट आंसर्स। आर्यन, आर्यन सिंह। आर्यन ठीक है। दिव्यांशु गलत है। दिव्यांशु मेजर ब्लंडर। लास्ट 30 सेकेंड्स क्वेश्चन के लिए। आई थिंक टू मच टाइम गिवन। रोहित बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रितेश बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2, और दोनों डी डिस्टेंस पे हैं। दोनों डी डिस्टेंस पे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी डिस्टेंस पे हैं, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इसी को हम लोग अगर मीडियम में डाल दें, इन मीडियम, इन मीडियम, इन मीडियम डाल दें अगर हम लोग, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू के, या एप्सिलन आर का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, फोर्स इन मीडियम। क्या इसको नहीं लिख सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम बाई के? तो क्या ये F/4 नहीं हो जाएगा? बोलिए दीक्षा, सही है। अच्छा रितेश गलत था आपका, सॉरी, ध्यान नहीं दिया था मैंने। रितेश, इज इट क्लियर? क्या फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल, वुड बी इक्वल टू F/4? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? संदेश क्लियर है क्या? शुभम, शुभम, संदेश, तमन्ना, सौरभ, प्रत्युष। क्लियर है? करेक्ट आंसर वुड बी डी। करेक्ट आंसर वुड बी डी। F/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। पहले इन इन एयर था, इन प्लेस्ड इन वैक्यूम था, VACWM, वैक्यूम की बात कर रहे थे। 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिंपल फोर्स रहा। मीडियम में डाल दिया उसको, तो फोर्स 1/k टाइम डिक्रीज कर गया। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सब लोगों से बनना चाहिए। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन है। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक से साफ साफ फिगर बना के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे सब लोग, सीखना है अपने को। सबसे पहले फिगर बनाइए। एक फिगर, जब सिचुएशन बदलते हैं कभी भी क्वेश्चन का में हम लोग, तो हमेशा इनिशियल एंड फाइनल देखते हैं। इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल अगर आप देखते हैं तो कितना है, 3 × 10⁻⁻6 कूलम और 8 × 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस दोनों के बीच में मन नहीं पता, मान लीजिए d। तो फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। फोर्स लिख लीजिए कितना हो रहा है, फोर्स दिया हुआ है 6 × 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं इक्वेशन में, इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, 3 × 10⁻⁻6 इंटू 8 × 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस का उसका। ये कंडीशन है, एक इक्वेशन है मेरे पास, कुछ नहीं है हमारे पास, एक इक्वेशन है ऐसा। अगर मैं इसको देखूं तो हम इनिशियल केस तो हमने देख लिया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों बॉडीज को हम कुछ इतना चार्ज प्रोवाइड कर देंगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज हम प्रोवाइड कर देंगे, -6 × 10⁻⁻6, तो पहले वाले पे कितना हो जाएगा, 3 + -6 कितना हो जाएगा, -3 × 10⁻⁻6 कूलम। और दूसरे में कितना हो जाएगा, 8 - 6, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। तो अगर मैं अब फोर्स की बात करूं तो कितना होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2। यानी कभी भी फोर्स में चार्ज का साइन नहीं लगाते हैं, बस इतना ही मान लेते हैं दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक बात तो तय है कि दोनों, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तो ये तय हो गया है कि ये रिपल्शन तो नहीं करेगा, ये अट्रैक्शन ही करेगा। तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 यानी 3 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है, रोशन ने कहा कि सेकंड केस में चार्ज फिर से बता दीजिए। रोशन, मैंने कहा कि 3 × 10⁻⁻6 पहले से था, इसमें हमने ऐड क्या कर दिया है, -6 × 10⁻⁻6, तो ऐड होके कितना हो जाएगा,
बोलिए 3 में -6 ऐड करेंगे तो क्या -3 हो जाएगा क्या? आर्यन हैंड रेज किया है, पूछिए आर्यन। सर ऐड तो -6 इंटू 10⁶ कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, देखिए। ये क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, -6 है, ठीक है। ये बेकार में क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर रहा उसीलिए नहीं कर पाए सर। बहुत लेंथी कर दे रहा है वो कैलकुलेशन, ये तो ठीक है, सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक। 10⁻⁻6 है रोशन, रोशन ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻6 रहेगा तो सॉल्व ही नहीं होगा। शोएब ने कहा कि सर सेकंड केस थोड़ा स्टार्ट समझा दिए। शोएब मैंने कहा कि मेरे पास ना पहले से दोनों में चार्ज था, मैं कह रहा हूं कि इतना चार्ज दोनों में ऐड कर देना है। हाँ रोशन समझ गया मैं, तो सही है दिव्यांशु, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो सर मैंने कहा ना कि उसमें दोनों में इतना इतना चार्ज ऐड कर देना है, तो 3 माइन 10 इंटू 10⁻⁻6 में से अगर -6 3 में -6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और 8 में -6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा क्या? तो मैंने बोला कि मेरे पास फाइनल चार्ज अब कितना हो गया है ऐड करने के बाद, एक के पास इतना, दूसरे के पास इतना। शोएब क्लियर है क्या? फिर अगर कोई मेरे से फोर्स पूछेगा तो फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। शोएब क्लियर है क्या? मुझे वही F2 निकालना है, मुझे बाद का फोर्स निकालना है। और दीक्षा, चलो मेरी गलती है, दीक्षा राइटली सेड वो कभी नहीं होने वाला दोनों को जोड़ करके, वो जोड़ना ही नामुमकिन है। एक -6 है पावर, एक +6 है, कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं F2, अब देखते हैं। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2 करूंगा मैं। सब कुछ देखते हैं कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहला तो कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ऊपर में कितना बचेगा? एक में कितना बचेगा? 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास आ गया F1/F2 इक्वल्स टू 4। तो F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? F1 अपन 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है आर्यन, बिल्कुल सही है। F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? F1 अपॉन 4। अच्छा F1 तो अपने को पता है ना, F1 तो पता है अपने को, 6 इंटू 10⁻⁻3 लिख देते हैं। 6 इंटू 10⁻⁻3/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो इसमें बेवजह कैलकुलेशन बढ़ गया था आप लोग का, मैं मान लिया। तो बच्चों फॉर इंफॉर्मेशन, हमारी ऑफिस अगले एक वीक तक, इस एक वीक तक बंद रहेगी, ठीक है। सो इस एक वीक तक मॉड्यूल वगैरह थोड़ा मिलना मुश्किल होगा, है ना। अप टू मंडे आज से बंद कर रहा हूँ एक वीक के लिए, उसके बाद आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग आके सेंटर पे रिसीव भी किए हैं मॉड्यूल, और इफ अर्जेंसी होगी तो मैं खुद आ जाऊंगा एक दिन सेंटर पे, ठीक है। बिल्कुल निकाल के हो जाएगा, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूँ दिव्यांशु, जो एग्जाम में आप लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो हम अपने को प्रेजेंटेशन भी एग्जाम में चाहिए। एग्जाम में हम कभी कभी बहुत शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट यू नीड टू प्रेजेंट,
ठीक है, तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन जरूरी है कि न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएगा तो कैसे फुल्ली एक्सप्रेस करके लिखेंगे। इसलिए मैंने क्या क्या लिया, मैंने इनिशियल केस लिया जब जब नॉर्मल चार्ज था, फिर हमने क्या लिया, फाइनल केस लिया, फाइनल केस लिया, फाइनल केस लिया, जब चार्ज दोनों में चेंज हो गया, फोर्स निकाला, एक केस में F1 था, दूसरे केस में F2 था, हमने F1 बाई F2 किया तो डी स्क्वायर तो दोनों में कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सिर्फ चार्ज तो बचा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? जस्ट रिप्लाई ऑन चैट अगर समझ में आ गया है तो ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो समझ चुके हैं तो ट्राई करें। Try this question. सब लोग अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। अंशु न्यूमेरिकल्स होगा तो निकल लोगे भाई, यही प्रॉब्लम का एरिया है। थ्योरी तो लिख भी तो लोगे, न्यूमेरिकल्स कैसे लिखो बनेगा? जो प्रॉब्लम के एरियाज हैं वहां ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, वहां से भाग के कोई फायदा नहीं है। चलिए, सब लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको फिगर ठीक से बनाने की आदत होनी चाहिए। साफ साफ क्या इसको पिक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहला तरीका, पहला प्रोसेस वही है। ठीक है रोशन? नहीं रोशन, गलत है, बहुत जल्दबाजी किया रोशन आपने, इसमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। नहीं रोशन, स्क्वायर कौन करेगा? और उसमें भी गलती है, सेंसिबली थोड़ा वेट करके जवाब दो रोशन, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अगर थोड़ा वेट करने से आंसर सही आ जाए तो क्या दिक्कत है? आर्यन गलत है, दीक्षा गलत है। आर्यन स्टिल स्टिल गलत है, स्टिल यू आर कंटिन्यू विद द मिस्टेक्स, क्योंकि आप क्वेश्चन को ऑर्डर में सॉल्व नहीं कर रहे हो रोशन। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन में ना जल्दबाजी करने की कोशिश करते हो कभी कभी। यू वांट क्विक आंसर्स, बट व्हाई डू यू वांट क्विक आंसर्स? अभी
सीखते वक्त अपने को इतनी इतनी जल्दी, अब सीख लेंगे तो हम अपने आप उसमें तरीके ढूंढ लेंगे जल्दी सॉल्व करने का। दीक्षा गलत है अभी भी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिली सिली मिस्टेक्स करके गलतियां कर रहे हो। पहला काम अपना फिगर बनाना होना चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। फिगर बनाते हैं, हमें एक स्क्वायर बनाना है। हमें एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर में क्या है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। ठीक है, 3 चार्जेस हैं। अपने को Q1 और Q2 के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, F12। और Q1 और 3 के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, F13। बहुत ही क्लियर है। दीक्षा क्या बोला, दीक्षा सही है, आर्यन अब सही आया। आपके पास दो फोर्सेस हैं, F12 और F13। एक चीज हमको लिखा हुआ है 3 इक्वल चार्जेस है, यानी Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले F12 निकालते हैं। F12 डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, a। तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज सेम ही है तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब बात करते हैं F13 की। याद कीजिएगा, एक डायगोनल कितना होता है, एक स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। एक स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं तो क्या होता है, होगा डिस्टेंस दोनों के बीच √2a। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, नहीं गलत है निमेश, बाई √2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब आपके पास क्या निकालना है, F12 बाई F13। जो चीजें सीधे सीधे कैंसिल हो जा रही है उस पर दिमाग नहीं लगाते। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कैंसिल, Q स्क्वायर दोनों में कैंसिल, a स्क्वायर दोनों में कैंसिल। तो ऊपर में तो सब कुछ ही खत्म हो गया और नीचे में क्या बचा, 1/1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कहीं दिक्कत है क्या इसमें, अनिमेश गलत है फिर से, सारे ऑप्शन बता दिए सिवाय सही ऑप्शन के। क्या बी होगा क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने बोला 1 और 2 एडजेसेंट साइड से स्क्वायर का। 1 और 2 जो है वो एडजेसेंट साइड है स्क्वायर का, तो डिस्टेंस कितना होगा a। 1 और 3 के डायगोनल्स के दो कॉर्नर्स हैं तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, √2a। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर, इमेज समझ में आ गया। आपने स्क्वायर नहीं किया डिस्टेंस का, इसीलिए आपका आंसर जो था वो रूट में आ रहा था, बल्कि स्क्वायर में आंसर आना चाहिए। सब लोग लिख लो जल्दी से, 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन को समझो, फिगर बनाओ, फिर लिखने की कोशिश करो, क्वेश्चन बन ही जाएगा। पहला तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी फिगर बनना सबसे जरूरी चीज है फिजिक्स में। एक ही फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले पे काम चल रहा है। हाँ अरे समझ में आ गया ना, बस ये क्वेश्चन आसान गलत होने का स्कोप ज्यादा देता है। तो आपको पेशेंट होकर के, अभी सीख रहे हो तो आप सॉल्व करो पूरा एकदम डिटेल में। चलिए लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे।
ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, थोड़ा फिगर में फिगर बनाने की कोशिश करें, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्राई दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन है। एक फिगर बना रहा हूं, सीधा सीधा स्ट्रिंग लगा हुआ है, दो चार्जेस है, 2 इंटू 10⁻⁻8। पहला रोशन बिल्कुल सही है, दूसरा मीटर पर सेकंड यूनिट गलत लिखे हो, सही लिखे होगे मतलब गलती से, और थर्ड सही है, बट ऑपोजिट होना चाहिए ना रोशन। नहीं रोशन, दीक्षा टेंशन जीरो कैसे होगा? क्या दोनों चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करने की कोशिश करेंगे क्या? ये रस्सी दोनों को होल्ड करेगा क्या? तो टेंशन जो होगा वो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है क्या? एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि टेंशन, पहला जो सवाल पूछा गया वो टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स? नहीं आर्यन, गलती है पहले का। टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, यानी इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर। सीधा सीधा हिसाब है, सीधा सीधा हिसाब है कि अपने पास वन टेंशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। तो कितना लिख सकते हैं? 9 इंटू 10⁻9। लिखा हुआ है कि दो चार्जेस आर ज्वाइंड बाय ए इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर से इंसुलेटिंग का मतलब उसे चार्ज पास फ्लो नहीं कर सकता। एक दिमाग में चल जाता है आप लोग के कि रस्सी से लगा दिया तो चार्ज फ्लो ना कर जाए, तो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, यानी इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। एंड सिस्टम केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो अब तो कितना ही हो जाएगा अपने पास? 4 इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा। कितना हो गया? 36 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर्यन, दीक्षा, क्लियर है क्या? बाकी लोग, दिव्यांशु,
हर्षित क्लियर है क्या? हर्षित, हर्षित आया समझ में क्या? टेंशन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल है। अब फॉर्मूला तो पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि हमने अचानक स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो हम अचानक स्ट्रिंग को कट करेंगे तो दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, दूर भागेंगे। तो किस एक्सेलरेशन से? तो जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लग रहा है उसी फोर्स से भागेंगे वो लोग। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि फोर्स कितना लग रहा होगा? 36 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और मास कितना होगा बॉडी पे? मास है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 kg। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होगा उस पे वो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या? फोर्स अपॉन मास, यानी 36 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10⁻⁻6, 21। तो ये कितना हो गया? 10⁻⁻1। ये कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया कि जो मास है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अवे जाएगा, ईच ब्लॉक का बोल रहा है। तो दोनों जो होगा वो दो कट होगा, तो दोनों अपोजिट साइड जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा वाला भी सेम मास का ही है, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? फोर्स तो दोनों पे सेम है, लेकिन दोनों पे मास भी सेम है। तो मास सेम है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स अपॉन मास। अब एक और सवाल पूछा है, आर दे हैविंग इक्वल एक्सेलरेशन? तो कह सकते हैं हाँ इक्वल, दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? ऑपोजिट इन नेचर। एक लेफ्ट जा रहा है, दूसरा किधर जा रहा है? राइट जा रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है क्वेश्चन? रिप्लाई ऑन चैट। चलो अब एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे हम लोग, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या कंपैरिजन है? ठीक है, कई लोग के मन में सवाल आता है कि सर दो चार्ज को डिस्टेंस पे रख दिया है, तो क्या उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा सिर्फ? क्या उस पे मैग्नेटिक, क्या उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा? दोनों के पास मास है, जिसके पास मास होता है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। क्लियर है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास हो जाता है। हम लोग चेक करते हैं कि कैसे। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, किसको किसको? तो हमने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, और हमने एक प्रोटॉन ले लिया, और दोनों को कुछ 1 मीटर पे रख दिया। दोनों को 1 मीटर पे रख दिया, या कुछ नहीं 1 मीटर क्यों, डी डी ले लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस पे रख लिया। तो सबसे पहले इन दोनों का चार्ज देखते हैं। तो इसका चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं बोलूं कि दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो आप तो बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर,
देखते हैं कितना होगा वैल्यू, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 कितना स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर -38 कूलम। सॉरी कूलम क्यों लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे अगर तो ये 18 और 7 18 4 22 कम से कम ये 24-25 इंटू 10 टू द पावर -29 के रेंज में होता है। मैं अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, हमको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हमको अप्रोक्सीमेटली चाहिए। इसको और एग्जैक्टली इसका ऑर्डर देखें, अगर इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखें, ऑर्डर का मतलब पावर में कितना है, तो पावर में अगर इसका देखें तो ये कुछ 10 टू दी पावर -28 के आसपास हो जाता है। 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -28 लिख सकते हैं। तो ये इसका ऑर्डर है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसका ऑर्डर होता है 10 टू दी पावर -28 किसी भी बड़े बॉडी के बीच में है, अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मान लीजिए कि अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मान लिया कि अपॉन क्या है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि इसी दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हालत है। तो फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 इंटू m2 9 इंटू 10 टू द पावर -31, m2 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। देखते हैं टोटल अगर देखें तो ये 10 टू द पावर -69 हो जा रहा है, इंटू 6.67 इंटू 9 इंटू 1.67। क्लियर है। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जा रहा है, ऑलमोस्ट 100 के करीब चला जा रहा है, इंटू 10 टू द पावर -69। अब आप बोलोगे सर इतना अप्रोक्सीमेट लेने की जरूरत क्या है, हमको मतलब ही नहीं है ना, हमको जरूरत ही नहीं है एग्जैक्ट की। अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो एक बात तो तय हो गया कि टोटल जो है वो 10 टू द पावर -67 के आसपास ही है अपॉन डी स्क्वायर। आप गौर से देखो, आप दोनों को देख के बताओ कौन स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, देख के बताइए। एक में है 10 टू द पावर -28 बाई डी स्क्वायर और ये दूसरे में है 10 टू द पावर -67 बाई डी स्क्वायर। क्या ये देख के क्लियरली नहीं पता चल रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। उसमें 10 टू द पावर -28 ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल में 10 टू द पावर -67 है। तो यहीं से एक बात निकल के आती है कि क्या अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दें, अगर डिवाइड करें तो डी स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ये 10 टू द पावर -28 बाई 10 टू द पावर -67 की बात होगी, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टू द पावर 39 टाइम्स। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज्यादा होता है। 2 गुना 4 गुना 10 गुना 20 गुना नहीं, 10 टू द पावर 39 टाइम्स। इसीलिए दो चार्ज के बीच कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स हम कंसीडर नहीं करते हैं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये। क्लियर है क्या? सब लोग लिखेंगे इसको। एवरीवन राइट इट डाउन। दो चार्जेस के बीच में, देखो कई बुक में डी के जगह 1 मीटर ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो, कोई फर्क पड़ेगा। डी के जगह अगर आप 1 मीटर ले लेते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि दो चार्जेस कभी क्लोजली प्लेस्ड रखे हुए हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत छोटा होता है।
सबको क्लियर है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटा बन जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने चेक करके देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और एग्जांपल क्या किसको लेते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कई लोग प्रोटॉन प्रोटॉन का भी ले लेते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंक्लूजन है इसका, और कुछ नहीं। अगर लिख लो तो से यस। मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लिया है। मेरा मकसद 10 टू दी पावर वाले को देखना था, नंबर पे मेरा मतलब नहीं था। नंबर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अनिमेश ने लिख लिया है, और किसी ने लिखा? हो गया दीक्षा? गुड। चलिए आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शुरू करते हैं टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक नया टॉपिक है, हेडिंग डाल दीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई दम नहीं है इस टॉपिक में। मैंने क्या देखा कि मैंने कुल मिला के 5 चार्जेस हमने रखे हुए हैं। ठीक है, 5 चार्जेस हमने रखे हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, और मान लेते हैं कि एक चार्ज रखा हुआ है Q0। अब हम चाहते हैं कि Q0 पे टोटल चार्ज, हम लोग टोटल फोर्स पता है, तो Q0 पे फोर्स किसके वजह से लगेगा? तो 1 की वजह से भी लगेगा, 2 की वजह से भी लगेगा, 3 की वजह से भी लगेगा, और 4 की वजह से भी लगेगा। 1 की वजह से कैसे लगेगा? तो 1, दोनों सब सेम चार्ज है, तो 1 क्या करेगा? रिपेल करना चाहेगा। कैसे? ऐसे, ये कितना होगा? F1। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 2 की वजह से, तो कितना हो जाएगा? F2। 3 की वजह से F3। 4 की वजह से तो एक बॉडी पे कुल मिला के बाकी सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल फोर्स ऑन द चार्ज, टोटल फोर्स अगर लिखे एफ नेट, तो क्या हम लिख सकते हैं? क्या वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, F1 plus F2 plus F3 plus F4, it is vector sum of all the individual forces। तो इसी का स्टेटमेंट क्या होगा? तो देखते हैं, पहले पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। इट स्टेट्स दैट टोटल फोर्स एक्टिंग total force acting on Q naught is vector sum of all the it states that total force acting on Q naught is vector sum of all the forces by individual charges।
बिल्कुल सही दिव्यांशु। पहले स्टेटमेंट लिख लें, स्टेटमेंट लिख लें, फिर डायग्राम बना लें और फिर मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें। पहले स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट, उसके बाद डायग्राम और फोर्स दोनों एक जैसा। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट कुछ नहीं कहता है, किसी पॉइंट पे टोटल फोर्स जो होगा वो सबका, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। नहीं दीक्षा, अभी भी कूलम्स लॉ नहीं है यहाँ पे। कूलम्स लॉ दो चार्जेस की बात करता है, लेकिन अगर कोई तीसरा चार्ज कहीं आ जाएगा तो उससे कूलम्स लॉ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो अगर मान लीजिए सिर्फ 1 होता तो टोटल फोर्स F1 होता, लेकिन अगर 2 भी आ गया तो उसके वजह से भी फोर्स लगेगा। तो अब हम कह रहे हैं कि दो चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टोटल वेक्टर क्वांटिटी अगर का टोटल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या? Is it clear to all of you? Total force acting on Q naught is vector sum of all the forces by individual charges. सब लोग इसको लिख लें। लिख लो तो एटलीस्ट यस कर दो, मैं समझ जाऊंगा आपने लिख लिया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं कहता है, सब फोर्सेस का सब फोर्सेस को सम कर दो। चलो एक शुरू करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करना, तभी मजा आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे तो ही मजा आएगा। 3 क्वेश्चन करेंगे, अपने को टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। पीपल आर राइटिंग, लिख लो पहले। स्टिल आई वुड फील कि इतना तक तो रह ही सकते हैं। सबने लिख लिया। कुछ था नहीं कुछ खास। नेट फोर्स इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, फिगर को ठीक से समझो, ड्रॉ करो और एंड तक पहुंचो। स्ट्रेट, बहुत इजी क्वेश्चन है। रोशन वेरी गुड, सही है। रोशन बिल्कुल सही है।
सब लोग ट्राई करें, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इट शुड टेक टाइम, अभी हम सीख रहे हैं। तो सिर्फ एक ही आंसर है। आप अगर फिगर को देखते हैं, जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे, तो आपको दिखता है कि आपको ए पे जो चार्ज रखा गया उस पे फोर्स निकालना है। कैसे समझते हैं क्वेश्चंस को? तो पहली चीज तो ये है कि आपने, आपका सबसे पहले ए पे जो फोर्स लगेगा वो दो चार्जेस की वजह से लगेगा, एक बी वाले चार्ज की वजह से और एक सी वाले चार्ज की वजह से। दो चार्जेस रखे हुए उसके आसपास। अच्छा, जो बी वाला चार्ज रखा हुआ है वो नेगेटिव है, तो वो क्या चाहेगा? इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। सही बात है क्या? ये क्या चाहेगा? इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। और जो सी वाला है ये क्या चाहेगा? इसको रेपेल करना चाहेगा। एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रेपेल कर रहा है। बिल्कुल सही आ रहे हैं। एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रेपेल कर रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स हमारा लग रहा है एफ बी, तो मैं तो कहूंगा इसको एफ बी, और दूसरा फोर्स लग रहा है एफ ड्यू टू सी। क्लियर है? दो फोर्सेस हमारे पास लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करूं, अगर मैं अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करूं इसको, तो मेरे पास कुल मिला के दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है कुछ ऐसे एफ सी, और दूसरा लग रहा है एफ बी। ठीक है, दोनों जो है वो 60-60 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं दिव्यांशु, गलत है। मैंने फिगर को सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने बोला कि दो फोर्स लग रहे हैं, एफ बी और एफ सी। और ये अगर गौर से आप एंगल को मेजर करने जाएंगे, अगर आप एंगल को मेजर करने जाएंगे तो व्हाट यू वुड सी, ये अगर 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कह रहे, अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इसको कंपोनेंट्स में आपने ब्रेक कर दिया, तो कितना हो गया? एफ सी साइन 60, एफ सी कॉस 60, एफ बी साइन 60 प्लस, और इसका कॉस कंपोनेंट कितना होगा? एफ बी कॉस 60। मतलब जो हमने समझा कि वर्टिकल डायरेक्शन, देखो इतना तो आप भी मानते हो कि बी और सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। एफ बी जो होगा वो एफ सी के इक्वल होगा। इसमें क्या दिक्कत है? चार्ज सेम ही है, डिस्टेंस सेम ही है, तो क्या फोर्स सेम नहीं होगा क्या? तो एफ बी का और एफ सी का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल तौर पे सेम है। अब दोनों सेम है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं जो नेट फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल के लॉन्ग तो नहीं है, वो किधर लग रहा है? वो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग लग रहा है। कितना है? एफ सी कॉस 60 प्लस एफ बी कॉस 60। इससे एक बात तय हो गई कि बीसी के नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है? वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना है? 0। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है क्या कि नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज व्हाट? 0। दीक्षा, आपका डी आ रहा है, गलत है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन पूछ रहा है नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस।
नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया? 0। दिव्यांशु ने कहा एक बार रिपीट कर दीजिए। दिव्यांशु, मैं फिर से समझाता हूँ एक बार, जिनको भी समझ में नहीं आया एक बार और समझ लेंगे, ठीक है? चलो मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ इस बार। एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि इस ए पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है ऐसे और दूसरा फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, ठीक है? अच्छा, ये फोर्स कितना होगा? तो अगर मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, दो एडिशन साइड्स हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी हो जाता है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों फोर्स बिल्कुल सेम है, यानी एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, एफ बी इक्वल्स टू एफ सी। अब दोनों 120 डिग्री पे है, ठीक है? 120 डिग्री पे है दोनों के बीच, एंगल फिगर से देख सकते हैं हम लोग। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या ये कहीं बीच में आ जाएगा? क्या कहीं बीच में आ जाएगा क्या एफ नेट? मुझे आप बताइए कि क्या वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स है क्या? आर्यन, तो नेट फोर्स अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो आ रहा है, मुझे पता है, पर क्या वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स है क्या? आप मुझे बताइए, क्या कोई वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है क्या? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इज 0? बोलिए। हो गया ना? मुझे इतना ही पूछा था कि बीसी के परपेंडिकुलर बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो बीसी के परपेंडिकुलर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। क्लियर है? होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत क्लियर और सिंपल था। एक ट्राई और करेंगे सब लोग, एक ट्राई और करेंगे और फिगर बनाएंगे सब लोग। बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिगर ट्राई कीजिए। आपको समझना होगा कि कैसे हम लोग फोर्स निकालते हैं। फोर्स सब लोग फिगर बनाएं। रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड एवरीवन ड्रॉ द फिगर। सबको मैं स्लाइड दे दूंगा, क्वेश्चन सब लोग कॉपी में लिख लेंगे। नहीं दीक्षा, वेक्टर को सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते हैं ना आप। दीक्षा, दीक्षा वेक्टर क्वांटिटी को आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना। वेक्टर का सम का फॉर्मूला याद है? अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos cos थीटा। दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ये वेक्टर का बहुत यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। रोशन सही है, वेरी गुड। तुम लोग के न्यूमेरिकल्स में रिस्पॉन्स काफी बुरा है। यू नीड टू
राइज अप। आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स ही कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। Got one correct answer. Aryan, very good. Just draw the figure. Just draw the figure. चार चार्जेस रख दिए गए हैं। चार चार्जेस रख दिए गए हैं। सेंटर पे एक 1 माइक्रो कूलम का चार्ज रख दिया गया है। आपको बताना है कि फोर्सेस कैसे लगेंगे। पहला एक चार्ज जो रखा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है। पहले तो 1 माइक्रो कूलम, तो सबसे पहले 2 माइक्रो कूलम क्या करेगा इसको? 2 माइक्रो कूलम इसको रेपेल करेगा। तो इस पे फोर्स ड्यू टू ए फ्रॉम ए लगा, एफ ए क्या क्या लगा? रेपेल लगा। अच्छा, उधर भी 2 माइक्रो कूलम है, ये भी इसको रेपेल करेगा। तो इधर क्या हो गया? एफ सी। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि एफ ए इज इक्वल टू एफ सी? क्या हम नहीं कह सकते हैं क्या कि दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को दोनों रेपेल करेगा दोनों साइड से। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। बोलिए। अगर मैं बोलूं कि -5 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, चलो डी से अट्रैक्ट करेगा, इधर एफ डी, और एफ बी से भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या अगेन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है क्या? तो क्या हम इधर भी नेट फोर्स 0 कह सकते हैं क्या? तो क्या नेट फोर्स जो सेंटर पे चार्ज रखा गया है उस पे 0 होगा क्या? नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी 0 क्या? बोलिए। हाँ, अरे वो तो अरे ना, आप रेक्टेंगल कह रहे हो, ये सर्कल नहीं बनाया, कम बात है। ये आपको उसके एजेस कॉर्नर्स दिख रहे हैं, यही बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया भाई, समझ लिए? इसमें और रिसर्च करना है? चलो थोड़ा इधर भी ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा पार्ट लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, दूसरा लॉजिक है। क्वेश्चन को पढ़ करके सीधा आप सॉल्व करो, कुछ नया नहीं आने वाला है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। योर रिस्पॉन्स हैज बीन डिसअपॉइंटिंग टुडे। आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक नहीं रहा है आज क्लास में। यू जस्ट नीड टू थिंक कि न्यूमेरिकल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स। न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स नहीं बन सकता है। आप थ्योरी में इतना रिस्पॉन्ड कर रहे थे और अचानक न्यूमेरिकल्स आया तो जस्ट बैठ गए आप लोग। क्लास में एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है आपको।
चलो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आज के लिए इतना, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, और आज से होमवर्क दे रहा हूं मॉड्यूल। उसको भूल जाए दिव्यांशु, दैट हिंट्स फॉर द आंसर, आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा, वो मैं भी बता दूंगा। गो फॉर क्वेश्चन, ठीक है रोशन? जस्ट ड्रॉ द फिगर प्रॉपरली, फिगर को प्रॉपरली ड्रॉ करना सबसे जरूरी पार्ट है अपना। अपने पास +4q चार्ज है, q चार्ज है और स्मॉल q चार्ज है, डिस्टेंस L/2 है सबके बीच में। L/2, L/2 डिस्टेंस है। अब हमारे पास बड़ा सिंपल बोल रहा है, what should be the value of q such that net force on small q is 0। स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। भाई स्मॉल q पे फोर्स लगेगा किसके वजह से? तो मान लीजिए कैपिटल Q को 1 और +4q को 2, तो कुल मिला के 2 फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा F1 और दूसरा लगेगा F2। क्लियर है? 2 फोर्सेस F1 और F2, सही है रोशन? कुल मिला के इस पे दोनों चार्जेस की वजह से 2 फोर्स लगेंगे, Q1 इंटू F1 और F2। अगर मैं बात करूं F1 की, अगर मैं बात करूं F1 की, F1 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन L²/4, कितना हो जाएगा? 4 इंटू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L²। अगर मैं बात करूं F2 के बारे में, ये L डिस्टेंस दूर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू Q बाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L²। अब F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना होगा? F1 प्लस F2 का वैल्यू होगा 0। F1 प्लस F2 का वैल्यू क्या चाहिए अपने को? 0। अगर दोनों की का सम मुझे 0 चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट फोर्स शुड बी 0, तो ऐड कर देते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? पहले तो ये 4, एक स्मॉल q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L² कॉमन ले सकते हैं क्या? तो क्या बच रहा है ऊपर में? ऊपर में q प्लस q बच रहा है क्या? इक्वल्स टू 0। मतलब कि q प्लस q इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -q, या और q इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? -q। क्लियर है क्या? करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर वुड बी -q। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का अपना क्लास एंड करेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, मैं ग्रुप पे डाल देता हूं होमवर्क, उसका डिस्कशन हम लोग वेंसडे को करेंगे। ठीक है, आपका मैं मॉड्यूल का पहला एक्सरसाइज आपका होमवर्क होगा। 2 मॉड्यूल मैंने डाले हैं ग्रुप पे, दोनों मॉड्यूल का पहला एक्सरसाइज आपका होमवर्क होगा। ठीक है, हम लोग कम से कम 30-40 क्वेश्चन कर लेंगे 2-3 दिनों में।
दीक्षा कोई दिमाग इसमें नहीं मत दौड़ाइए, क्यों नहीं भेजे थे, क्वेश्चन देखा नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ दीक्षा, 1 सेकंड रुक जाइए, मैसेज अभी बता देता हूँ। क्यों नहीं बताए थे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है दीक्षा, क्यों नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, सिंपल बोलो। ठीक है अंशु, मैं भेज दूंगा।